हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था प्रोटेक्टर वू को हराने के बाद जियन उसे पकड़ने जा ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल से क्विंगहाई आ जाता है, जो हॉल ऑफ सोल का एक लीडर था और 1000 लेवल का वॉरियर था। वो आसानी से जियन पर हमला कर कर उसे घायल कर देता है। क्विंगहाई जियन को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जो जियन को क्विंगहाई से बचा लेती है। अब आगे लिटिल फेरी डॉक्टर क्विंगहाई को घूरते हुए कहती है, जो कोई भी इस लड़के को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि क्विंगहाई ये महसूस कर सकता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर उससे भी थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर उसे इस बात पर भरोसा नहीं था कि वो एक 3 स्टार डाउजन बन गई है। इधर जियन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर उससे पूछता है, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गई है? क्या तुम्हारा पॉइजन अब तुम्हारे कंट्रोल में आ गया है? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बस अपना सिर हिला देती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें जियन के शरीर पर लगी चोटों पर पड़ती है और वो गुस्से में पूछती है, क्या ये चोटें इस आदमी की वजह से तुम्हें लगी हैं? ये देखकर जियन उसे समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे ये चोटें जिस आदमी ने दी हैं वो आदमी अभी के लिए मेरे पास कैद है और मैंने उसकी हालत मुझसे भी 10 गुना ज्यादा बदतर कर दी है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। इधर क्विंगहाई लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, लड़की मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, मगर अगर तुम हमारे हॉल ऑफ सोल से पंगा लोगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये मैटर इस लड़के और हमारे हॉल ऑफ सोल के बीच का है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस मामले से पीछे हट जाओ, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़ती है और क्विंगहाई को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा हॉल ऑफ सोल, मैंने आज तक कभी इस फैक्शन का नाम नहीं सुना, और हाँ ये लड़का मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। ऐसे में अगर इसे बचाने के लिए मुझे हॉल ऑफ सोल से भी पंगा लेना पड़ा तो भी मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर क्विंगहाई कहता है, लड़की तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ज्यादा घमंड है, पर तुम ये नहीं जानती हो कि इतनी पावर से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। चलो अब हम दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल जाएगी। ये कहकर क्विंगहाई लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और अपने साथ आए 9 लोगों में से एक से कहता है, गेंडा मैं इस लड़की को संभालता हूँ, तुम जाकर उस लड़के को पकड़ो और उसे कैद कर लो। क्विंगहाई का ऑर्डर मिलती ही आसमान में मौजूद सभी के सभी 9 योद्धा जो हॉल ऑफ सोल से आए थे वो चारों तरफ फैल जाते हैं और जियन को चारों तरफ से कवर करने लगते हैं। उनका एक फिक्स प्लान था, वो एक साथ मिलकर जियन पर हमला करेंगे और उसे कैद कर लेंगे। अपनी तरफ बढ़ रहे इन लोगों को देखकर जियन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जानता था ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हैं, यहाँ तक कि इनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो भी एक 7 स्टार डाउजोंग ही है। ऐसे में अगर अब जियन अपनी पीक कंडीशन में होता तो जियन आसानी से इनका सामना कर लेता, मगर जियन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसे में जियन इनमें से एक का भी सामना नहीं कर सकता था, इसलिए अभी के लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे अब थोड़ा डर भी लगने लगा था, मगर जियन हार मानने वाला नहीं था, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने शरीर से थोड़ा पॉइजन निकालती है और एक पॉइजन के क्लस्टर को जियन की तरफ भेज देती है, जो जियन की पूरी बॉडी को अच्छी तरह से कवर कर लेता है। ये देखकर अचानक से ही उन 9 योद्धाओं में से एक अपने शरीर को अपने डोईकुई से कवर करता है और जियन पर हमला करने जाने लगता है। वो जियन पर एक पंच मारता है, वो पंच सीधा जाकर पॉइजन के उस क्लस्टर से टकराता है और अचानक से वो सारा पॉइजन उस आदमी के शरीर के अंदर चला जाता है और उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है। पॉइजन की पावर देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत पीछे हटकर जमीन पर बैठकर अपनी डोईकुई को अपने शरीर के अंदर सर्कुलेट करने लगता है, ताकि वो इस पॉइजन को शरीर से बाहर निकाल सके। मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, जिससे पॉइजन की पावर अच्छी तरह से समझी जा सकती थी। ये देखकर जियन राहत की सांस लेता है। इधर नीचे मौजूद लोग जो ये सब देख रहे थे वो भी इस पॉइजन की पावर देखकर चौंक गए थे। वहीं गेंडा जो जियन पर हमला करने जा रहा था, अब वो थोड़ा रुक जाता है, मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपनी डोईकुई से अपने पूरे शरीर को कवर करता है और जियन पर हमला करने चले जाता है, मगर अब जियन को उसके हमले की चिंता नहीं थी। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर अब क्विंगहाई की तरफ देखती है और उससे कहती है, लेवल पार करने के बाद मैं भी अपनी पावर टेस्ट करना चाहती थी। मैं सोच ही रही थी कैसे टेस्ट करूं, पर अब तुमने मुझे इसका मौका दे दिया है, तो आओ चलो हम मिलकर एक मुकाबला करते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि तुम में कितना दम है और मुझ में कितना दम है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर क्विंगहाई हमले के लिए तैयार हो जाता है। अचानक से अपने शरीर से अपने डोईकुई बाहर निकालता है
और उन्हें अपने हाथों पर इकट्ठा कर लेता है, जिससे अचानक से उसके हाथ ईगल के पंजों में बदल जाते हैं। क्विंग हाई तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने शरीर से अपना पॉइजन बाहर निकालती है और उसे अपने हाथ पर इकट्ठा कर लेती है। क्विंग हाई कुछ ही पलों में लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है। ये देख लिटिल फेरी डॉक्टर भी जोरदार पंच मारती है। उन दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं। हमलों के टकराने से स्पेस में एक दरार आ जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा कांपने लगती है। वहीं क्विंग हाई लगभग 3 से 4 कदम पीछे चला जाता है। अचानक से उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन फैलने लगा था। क्विंग हाई जल्दी से अपनी डोईकुई सर्कुलेट करता है और अपने शरीर से उस खतरनाक पॉइजन को निकालने लगता है। कुछ ही पलों में वो पॉइजन को निकालने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर 3 अलग अलग डोईकुई पिलर से हमला करता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर बस एक हाथ हिलाकर उन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो क्विंग हाई के शरीर में अपना थोड़ा पॉइजन छोड़कर जियान के पास आकर खड़ी हो जाती है और जियान के आसपास मौजूद सारे पॉइजन को अपने अंदर सोख लेती है। अचानक से ही उसके पास का स्पेस कांपता है और वहां पर टियान हाओ आ जाते हैं। टियान हाओ चारों तरफ की कंडीशन को देखते हुए कहते हैं, इन लोगों से लड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। भले ही अभी के लिए हम बेटर कंडीशन में हैं, पर ज्यादा देर तक हम एक कंडीशन बनाकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आइस रिवर वैली के और लोग भी आ सकते हैं। ऐसे में हमारा यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। मैं जाकर उस आइस बैरियर को तोड़ता हूँ, तुम जियान को लेकर यहाँ से भागो, इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ये कहकर टियान हाओ किसी भी जवाब का इंतजार नहीं करते हैं और उस आइस बैरियर के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। टियान हाओ का पंच लगने से वो आइस बैरियर टूटने लगता है। इधर ये देखकर टियान शॉन्ग जोर से चिल्लाता है, इन लोगों को यहाँ से भागने मत दो, पकड़ो इन सभी को। आइस रिवर वैली ने इस मिशन में अपनी बहुत ज्यादा पावर लगा दी थी। ऐसे में अगर आज वो फेल हो जाते तो इन्हें एक बहुत बड़ा लॉस होता, जिसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में वो लोग किसी भी हालत में जियान को यहाँ से भागने नहीं दे सकते थे। ये कहने के बाद टियान शॉन्ग तेजी से टियान हाओ की तरफ बढ़ने लगता है। इधर क्विंग हाई भी तेजी से उसके पीछे पीछे वहां जाने लगता है, पर तभी अचानक से बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और वो चारों तरफ अपना पॉइजन फैला देती है। उसके ऐसा करते ही टियान शॉन्ग और क्विंग हाई को अपनी जगह पर ही रुकना पड़ता है। दोनों में से कोई भी उस बैरियर को, उस पॉइजन फॉग के बैरियर को पार करने की हिम्मत नहीं करता है। दोनों को ही उससे बहुत ज्यादा डर लगता था। इधर टियान हाओ एक और पंच मारते हैं आइस बैरियर में। उनके पंच मारते ही आइस बैरियर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। टियान हाओ जल्दी से जियान का हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और टियान हाओ वहां से भागने लगते हैं, पर तभी अचानक से आसमान में चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा फैल जाता है। अचानक से आसमान में सभी को एक बड़ा सा सिंहासन दिखाई पड़ता है, जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था पॉइजन बॉडी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर अच्छा हुआ कि इसे कंट्रोल करने का मेथड मिल गया। सभी लोग उस आदमी को देखने लगते हैं। सभी जानना चाहते थे आखिर ये नमूना है कौन। अचानक से आसमान में उस बड़े से सिंहासन के सामने कुछ सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं जो बर्फ से बनी हुई थी। सिंहासन पर बैठा आदमी अपने सिंहासन से उठता है और उन सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगता है। सभी देख सकते थे इस आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और इसके माथे पर एक अजीब सा सिंबल था, जिससे एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये किसी की आत्मा को तक जमा सकता था। माहौल में अचानक से इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया था। सभी चौंक कर अब आगे क्या होगा यही सोच रहे थे। वो आदमी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था पॉइजन बॉडी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर शायद ऐसा हो सकता है। उस आदमी को देखकर टियान शॉन्ग जल्दी से झुकता है और उस आदमी को ग्रीट करते हुए कहता है, वैली चीफ आपका स्वागत है। आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, पर सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। टियान शॉन्ग की बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं ये आदमी कोई और नहीं आइस रिवर वैली का चीफ है, और ये जानकर जियान भी चौंक जाता है। वो उस आदमी को ध्यान से घूरने लगता है और कुछ देर तक उसे घूरने के बाद जियान समझ जाता है ये आदमी बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ टियानज़ेंग जितना ही पावरफुल है। इसकी पावर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाओ से काफ़ी ज़्यादा है। वो दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब उन्हें किसी भी हालत में जल्द से जल्द वहाँ से भागना होगा। अचानक से क्विंग हाई रुकता है और वो वैली चीफ को देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था क्विंग हे तुम भी यहाँ पर आ जाओगे, तुम्हारा स्वागत है। और ये कहकर वो भी क्विंग हे को ग्रीट करने लगता है।
क्विंग हाई क्विंग हे से कम पावरफुल था। वो अच्छी तरह से समझता था कि भले ही उन दोनों की पावर का गैप 1-2 स्टार का क्यों ना हो, मगर डाउजन लेवल में 1-2 स्टार भी बहुत मायने रखते थे। डाउजन लेवल में अपने से 1 स्टार लेवल आगे के योद्धा से लड़ना भी एक बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती थी, क्योंकि उस योद्धा के पास हमेशा हमसे ज़्यादा पावर रहती थी। क्विंग हे क्विंग हाई से पहले ही डाउजन लेवल का वॉरियर बन गया था और उसकी उम्र क्विंग हाई से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए क्विंग हे को वहां देखकर क्विंग हाई उसे ग्रीट करने लगा था। क्विंग हाई जल्दी में कहता है, वैली चीफ क्विंग हे, आप हमारे इस लड़के को पकड़ने में मदद कर दीजिए। इस लड़के को हमारे हॉल ऑफ सोल की चीफ पकड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारी इसे पकड़ने में मदद करेंगे तो हम आपकी इस मदद को हमेशा याद रखेंगे। ये सुनकर क्विंग हे जियान की तरफ देखने लगता है, मगर फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, ये मैटर तुम्हारे हॉल ऑफ सोल का है, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, पर उस पॉइजन बॉडी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें इस लड़के के साथ जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये कहकर क्विंग हे टियानशोंग से पूछता है, आखिर ये टियानशे कहाँ पर है? ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? ये सुनकर टियानशोंग थोड़ा डर जाता है। इसके बाद वो ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, टियानशोंग अभी उस खड्डे में है। क्विंग हे जल्दी से उस खड्डे की तरफ देखता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसके अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था। देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो अभी जिंदा है या मर चुका है, मगर उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि अगर वो जिंदा भी बच जाता तो कभी लेवल पार नहीं कर पाता। क्विंग हे समझ जाता है कि टियानशे मर चुका है और ये सोचकर उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्विंग हे को वहाँ देखकर जियान भी थोड़ा परेशान हो गया था। वो भी जानता था अभी वो इस हालत में नहीं है कि क्विंग हे का सामना कर सके, लेकिन वो भी हार मानने वाला नहीं था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ से कहता है, अभी के लिए हम चाहकर भी इस क्विंग हे का सामना नहीं कर सकते हैं, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस का यूज़ करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, उसका यूज़ करने के बाद मुझे चोटें आ जाएंगी, लेकिन उसका यूज़ करने के बाद इस क्विंग हे की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बचेगी। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, जियान, तुम मिस्टर टियान हाउ के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इस क्विंग हे को संभालती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि भले ही मैं इसे हरा ना पाऊँ, पर इसे कुछ देर तक तो रोक ही लूँगी और उतने टाइम में तुम लोग आसानी से यहाँ से भाग सकोगे। ये सुनकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को खतरे में डाले। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर टियान हाउ कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये आदमी हमारी सोच से ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं भी इसकी असल पावर देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे में अच्छा यही होगा कि हम हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। ये कहकर टियान हाउ गौर से क्विंग हे को देखने लगते हैं। इधर क्विंग हे ने तो उनकी बातें सुनी भी नहीं थी। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और कहता है, पॉइजन ब्लेडी, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी पावरफुल पॉइजन डोईकुई बाहर निकालती है और हमले के लिए तैयार हो जाती है। अचानक से वो अपनी डोईकुई से एक पावरफुल एरो तैयार करती है और उस एरो को क्विंग हे की तरफ शूट कर देती है। उस एरो को अपनी तरफ बढ़ता देख क्विंग हे बिल्कुल परेशान नहीं होता है, उल्टा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपना मुंह खोलता है। अचानक से उसके मुंह से एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकलती है जो उस एरो को अपनी तरफ खींचने लगती है और कुछ ही पलों में वो एरो सीधा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। क्विंग हे आराम से उस एरो को निगल जाता है। अचानक से उसका पूरा चेहरा पर्पल रंग में बदल जाता है, मगर कुछ ही देर में उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है और उसकी पावर थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक दिखाई पड़ने लगती है जो काफ़ी टाइम से किसी की आंखों में दिखाई नहीं पड़ी थी। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये पॉइजन तो सच में बहुत ज़्यादा प्योर है। अगर मैं इसे हासिल कर लूँगा तो मेरी पॉइजन बॉडी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर मैं अपने लेवल को पार कर और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो लालच के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। क्विंग हे की बात सुनकर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियान हाउ तीनों चौंक जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। जियान शॉक होकर कहता है, इसके पास भी पॉइजन बॉडी है। इस पर क्विंग हे हंसते हुए कहता है, पॉइजन बॉडी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मेरे पास जो पॉइजन बॉडी है वो आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी है।
जो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर कोई बात नहीं। जैसे ही मैं इस लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को हासिल कर लूँगा, मेरी पॉइजन बॉडी परफेक्ट हो जाएगी और मेरी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच दिखाई पड़ रहा था, जिससे समझा जा सकता था कि उसे अपनी पावर बढ़ाने की कितनी ज़्यादा भूख है। इधर उसकी बात सुनकर जियान एक राहत की सांस लेता है। उसे तो लगा था कि इसके पास भी एक नेचुरल पॉइजन बॉडी है, पर अच्छा हुआ इसके पास सिर्फ एक आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी है। आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी कितनी भी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, वो नेचुरल पॉइजन बॉडी के सामने कुछ भी नहीं होती थी। मगर ऐसे बहुत ही कम लोग होते थे जो आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी को हासिल करने की कोशिश करते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी को हासिल करते वक्त अक्सर उन्हें पॉइजन में डूबे रहना पड़ता था। ऐसे में उस आदमी की जान भी जा सकती थी, और अगर वो सक्सेस भी हो जाता तो उसे एक नॉर्मल ही पॉइजन बॉडी मिल पाती, जो किसी भी नेचुरल पॉइजन बॉडी के सामने लगभग बेकार होती। इधर क्विंघाई हंसने लगता है और कहता है, मैंने अब तुम लोगों को बहुत कुछ बता दिया है, अब बारी है मेरी पॉइजन बॉडी हासिल करने की। ये कहकर वो अपना हाथ लहराता है। अचानक से आसमान में कई सारे बर्फ के फूल दिखाई पड़ने लगते हैं, जो क्विंघे के चारों तरफ घूम रहे थे। अचानक से ही क्विंगे की बॉडी के अंदर से एक पावरफुल डोईक्वी बाहर आती है, जो सफ़ेद रंग की नहीं थी बल्कि काले रंग की थी। क्विंगे उस काले रंग की डोईक्वी को उन फ्लावर के अंदर डाल देता है, जिससे वो सुंदर दिख रहे फ्लावर काले रंग में बदल जाते हैं और एक शार्प वेपन में बदलकर तेजी से जियान के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ दोनों परेशान हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर चीखती है, हमें जियान को बचाना होगा। ये कहकर वो अपनी डोईक्वी निकालने लगती हैं। इधर टियानहाओ भी ऐसा ही करते हैं, वो भी जल्दी से अपनी डोईक्वी निकालते हैं। फिर वो दोनों अपनी डोईक्वी मिलाकर जियान के सामने एक बड़ी सी डोईक्वी की दीवार खड़ी कर देते हैं, ताकि जियान उस हमले से बच जाए। अचानक से ही वो सारे फूल आकर उस डोईक्वी की दीवार से टकरा जाते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ उसमें घुसने लगते हैं। डोईक्वी की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी थी और वो कुछ देर तक उन फ्लावर्स को रोकने में कामयाब भी रहती है, मगर उन फ्लावर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी। कुछ ही पलों में वो फ्लावर उस डोईक्वी बॉल को तोड़ देते हैं, जिससे डोईक्वी बॉल आसमान में ही बिखर जाती है और वो हमला तेजी से उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से वो सारे फूल एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाते हैं और वो ड्रैगन तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ जल्दी से एक पावरफुल पंच रेडी करते हैं और दोनों ही अपने पंच से उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। तीनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वो ड्रैगन तो तबाह हो जाता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ भी कई कदम पीछे चले जाते हैं। वो लोग अपनी मेन पोजीशन से 100 मीटर दूर चले गए थे और अभी के लिए वो लोग जियान से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके थे। ऐसे में अगर अब जियान पर हमला होता तो उसे बचाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर बिंघे जियान को घूरने लगता है। इसके बाद वो अपना हाथ लहराता है और एक बड़ा सा डोईक्वी ड्रैगन क्रिएट कर उससे जियान की तरफ हमला कर देता है। वो डोईक्वी ड्रैगन तेजी से दहाड़ते हुए जियान की तरफ बढ़ने लगता है। उस डोईक्वी ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान परेशान हो जाता है। वो अच्छी तरह से जानता था अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो इस डोईक्वी ड्रैगन का सामना कर सके। डोईक्वी ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम्स को मिलाना शुरू कर देता है। वो अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार था। जियान तेजी से उन हेवनली फ्लेम्स को मिलाता जा रहा था। इधर ड्रैगन भी तेजी से जियान की तरफ बढ़ता जा रहा था। जियान कुछ ही पलों में उन फ्लेम्स को मिला लेता है, जिसके बाद जियान के हाथ में एक फायर लोटस दिखाई पड़ने लगता है, मगर ये फायर लोटस काफ़ी ज़्यादा छोटा और ट्रांसपेरेंट था। इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। इधर वो ड्रैगन जियान के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन जियान को कोई भी चोट पहुंचा पाता, अचानक से आसपास का स्पेस हिलने लगता है और वहां पर दो बूढ़े आदमी आ जाते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। वो दोनों अपना हाथ लहराते हैं और अचानक से ही बिंगे का अटैक नाकाम हो जाता है। तभी आसमान में एक आवाज़ गूंज उठती है, जो भी इंसान इस लड़के को हाथ लगाएगा, इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये आवाज़ आसमान में गूंज गई थी। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, बट आवाज़ में एक छुपी हुई धमकी थी, जिसे सुनकर कोई भी डर सकता था। अचानक से इस आवाज़ को सुनकर जियान चौंक जाता है। वो इस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था। जियान कुछ भी भूल सकता था, मगर इस आवाज़ को नहीं भूल सकता था। अचानक से जियान के हाथ में मौजूद फायर लोटस गायब हो जाता है और जियान कांपते हुए कहता है, यूनर। जियान ने अभी ऐसी आवाज में कहा था जिसे सुनकर कोई भी कह देता कि जियान को अपने ही शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा है।
अचानक से जियान के सामने का स्पेस कांपने लगता है और वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था जिसे फील कर कर कोई भी डर जाता। अचानक से आसमान में इस बदलाव से सभी लोग चौंक जाते हैं और आसमान में देखने लगते हैं। आसमान में जियान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके काले घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे जिससे वो और ज्यादा सुंदर लग रही थी। अचानक से आसमान में आए इन लोगों को देखकर बिंगे चौंक जाता है और उन्हें घूरने लगता है। इधर यूनर जल्दी से जियान के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, जियान क्या तुम ठीक हो? जियान बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से यूनर को गले लगा लेता है और सभी लोग उसे घूरकर देखने लगते हैं। खास करके उसके सामने खड़े दो आदमी। वो दोनों बूढ़े आदमी अच्छी तरह से जानते थे कि यूनर उनके सेक्ट की अगली लीडर बनने वाली थी। उसके पास उनके क्लैन की सबसे प्योर ब्लड लाइन थी। उसके चाहने वाले क्लैन में बहुत थे, मगर यूनर उनमें से किसी को भी अपने करीब आने नहीं देती थी। मगर इस लड़के ने उसे गले लगा लिया था। फिर भी यूनर कुछ नहीं कह रही थी। इससे वो दोनों समझ गए थे, जरूर इन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। इस चीज से तो वो लोग भी हैरान थे, मगर वो यूनर से कुछ नहीं कहते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी जियान को घूरने लगता है और कुछ देर तक उसे घूरने के बाद वो हंसते हुए कहता है, मिस यूनर, लगता है आपने किसी सही इंसान को चुना है। जहां तक मुझे याद है ये लड़का शायद जी क्लैन का वही जियान है। जी क्लैन का नाम सुनकर उसके साथ मौजूद दूसरा बूढ़ा आदमी भी चौंक जाता है और जियान को घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो कांपते हुए कहता है, जी क्लैन, यानी कि ये लड़का उसी आदमी का वंशज है। उसकी आवाज में एक अजीब सी हैरानी लग रही थी, जैसे कि वो किसी ऐसे राज को जानता हो जिसे अभी जियान खुद नहीं जानता था। वो आदमी सोचते हुए कहता है, भले ये लड़का उस आदमी का वंशज है, मगर अभी ये काफी ज्यादा वीक है। ऐसे में इसका और मिस यूनर का साथ आना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये सुनकर वो दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है, मिस यूनर अपनी हदें जानती हैं, इसलिए हमें इस मैटर में कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कहकर वो दोनों बस अपना सिर हिलाकर रह जाते हैं, जिसके बाद वो अपना सिर घुमाकर आसपास के लोगों को देखने लगते हैं। अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ भी जियान के पास आ जाते हैं। दोनों ही अभी काफी ज्यादा शॉक थे। टियानहाओ थोड़े ठीक थे, मगर उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि जियान ने अपनी मदद के लिए इतने पावरफुल लोगों को बुला लिया है। टियानहाओ भी उनकी पावर नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लग रहा था, उन्हें महसूस हो रहा था कि ये दोनों जो अभी उनके सामने खड़े हैं, ये दोनों बूढ़े आदमी कम से कम 4 स्टार डाउजन होंगे। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी परेशान थी। वो अच्छी तरह से जियान को जानती थी। वो समझती थी कि जियान कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आया था। वो सभी से बातें करता था, उसकी सभी से दोस्ती थी, वो सभी से अच्छी तरह से बिहेव करता था, मगर वो कभी किसी के सामने इमोशनल नहीं होता था। पर आज वो एक लड़की के सामने इमोशनल हो रहा था, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर समझ गई थी कि ये लड़की यूनर जियान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी आंखों में अभी थोड़ी जलन भी दिखाई पड़ रही थी, मगर वो इस मैटर पर कुछ नहीं कर सकती थी। जियान अब यूनर को छोड़ देता है। यूनर जियान की बाहों से अलग हो जाती है और वो जियान का हाथ पकड़कर कहती है, जियान, इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। यूनर की आंखों में अभी के लिए एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ रही थी, जो देखकर कोई भी बता सकता था कि अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जियान भी इस बात को समझता था, मगर वो ये भी जानता था कि यूनर अगर कोई भी एक्शन लेगी तो इससे यूनर पर ही मुसीबत आ सकती है, क्योंकि उसका क्लैन कभी भी उसे जियान को मदद करने के लिए अलाउ नहीं करता। पिछले कुछ सालों के सफर में जियान काफी ज्यादा समझदार हो गया था। वो अब वो पुराना लड़का नहीं रहा था जो जोश जोश में आकर कोई भी फैसला ले लेता था। अब जियान हर फैसला सोच समझ कर लेता था। वो हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद कोई डिसीजन बनाता था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान कहता है, मुझे जिस इंसान ने चोट पहुंचाई थी वो पहले ही मर चुका है। ये लोग बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। इससे ज्यादा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। जियान ने यूनर को समझा तो दिया था, मगर यूनर भी इस मैटर को इतने आसानी से नहीं जाने देने वाली थी। वो जियान का हाथ पकड़े हुए कहती है, तुम आगे का मैटर मुझ पर छोड़ दो, मैं आगे का मैटर संभाल लूंगी। यूनर की बात सुनकर जियान चौंक जाता है, मगर वो बस इतना कहता है, ठीक है, पर जो भी करना संभल कर करना। ये कहकर जियान यूनर का हाथ छोड़ देता है। इधर यूनर पीछे मुड़ती है और बिंगे को घूरने लगती है।
इधर यूनर को खुद को घूरता देख विंघे यूनर से पूछता है, लड़की तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? ये मैटर मेरे आइस रिवर वैली का है, इसलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर यूनर हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आइस रिवर वैली का नाम लेकर मुझे धमकी दे सकते हो? तुम्हारे आइस रिवर वैली की औकात नहीं है मुझे धमकी देने की। ये सुनकर बिंगे को गुस्सा तो आता है, मगर वो भी वहां के मैटर को समझ रहा था। वो भी समझ रहा था कि अभी के लिए उनके दुश्मनों के पास 4,000 लेवल के वॉरियर हैं। ऐसे में उनका सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसलिए वो शांति से कहता है, लड़की अगर तुम्हें उस लड़के को लेकर जाना है तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे बस इस पॉइजन लेडी से मतलब है। अगर तुम इस पॉइजन लेडी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगी तो मेरा भी तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। उसकी बात सुनकर क्विंग हाई गुस्से में आ जाता है और वो बिंग से गुस्से में कहता है, पहली चीफ बिंग, आप जियान को ऐसे जाने नहीं दे सकते हो। ये सुनकर बिंग हे भी उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं इस मैटर में अब और ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान झेल लिया है, अब और ज्यादा नुकसान झेलने की मेरी हिम्मत नहीं है। तुम इस लड़के के साथ जो भी करना है करो, पर अब इस मैटर में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा। मैं अब इस पॉइजन लेडी को लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात सुनकर क्विंग हाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अभी के लिए कुछ नहीं करता है। मगर इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ कहते, यूनर अचानक से कहती है, तुम दोनों बहस करना बंद करो। तुम दोनों के बहस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से किसी को भी ले जाने नहीं दूंगी। चुपचाप जैसे आए हो वैसे चले जाओ, वरना इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। ये सुनकर बिंगे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में यूनर से कहता है, लड़की लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है। कोई बात नहीं, मैं आज के आज तुम्हारा सारा घमंड उतार दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर यूनर कहती है, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से चले गए तो बहुत अच्छा है, वरना तुम्हें लात मारकर भगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनकर बिंगे गुस्से में आ जाता है। वो यूनर को घूरते हुए कहता है, लड़की तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस मैटर से दूर रहो, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। यूनर कहती है, अब बस 30 सेकंड बचे हैं। लेकिन बिंगे इतने आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वो यूनर को घूरते हुए कहता है, ठीक है, तो आज हम मुकाबला कर कर रहेंगे। ये कहकर वो क्विंग हाई से कहता है, क्विंग हाई तुम इन दोनों बूढ़े आदमी में से एक को संभालो, मैं दूसरे को संभालता हूँ, और टियानशोंग तीसरे को संभाल लेगा। इसके बाद इस लड़के को पकड़ना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बिंगे की बात सुनकर क्विंग हाई भी हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद वो एक आदमी से कहता है, गैंडा तुम जाकर उस लड़के को पकड़ो, तब तक हम इन लोगों को संभालते हैं। क्विंग हाई का ऑर्डर सुनकर गैंडा और उसके साथ मौजूद बाकी के लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग जियान के आसपास मौजूद सभी 1000 लेवल के वॉरियर से डर रहे थे, मगर वो क्विंग हाई के ऑर्डर को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। इसलिए डरते हुए सही, लेकिन वो लोग जियान को पकड़ने जाने लगते हैं। इधर यूनर अपने साथ मौजूद दोनों बूढ़े आदमियों को ऑर्डर देती है, तुम जाकर उन लोगों को संभालो। ये सुनकर उनमें से एक आदमी क्विंग हाई से फाइट करने चला जाता है, वहीं दूसरा आदमी बिंगे से फाइट करने चला जाता है। इधर गेंडा अपने लोगों के साथ जियान को पकड़ने जाने लगता है। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी जियान के सामने खड़ी यूनर अचानक से उसके शरीर से एक गोल्डन रंग की फ्लेम बाहर आने लगती है। उस अचानक से आई फ्लेम को देखकर जियान चौंक जाता है और कांपते हुए कहता है, ये तो एक हेवनली फ्लेम है। हेवनली फ्लेम के सामने आते ही जियान पहचान गया था कि ये एक हेवनली फ्लेम है, मगर जियान को ये समझ नहीं आया था कि ये कौन सी हेवनली फ्लेम है। मगर उस फ्लेम के आ जाने से जियान की ग्लेज फ्लेम तक कांपने लगी थी। इससे जियान इतना तो समझ गया था कि ये फ्लेम कम से कम ग्लेज फ्लेम से तो हाई रैंक की है। जियान सोचते हुए कहता है, टॉप 10 हेवनली फ्लेम में ऐसी सिर्फ 2 फ्लेम हैं जो गोल्डन रंग की हैं, जिनमें से एक है 9 गोल्ड एंसेस्ट्रल फ्लेम जो रैंक 7 की फ्लेम है, और दूसरी है गोल्ड एम्परर हेवनली फ्लेम जो रैंक 4 पर है। यूनर के पास जो फ्लेम है वो फ्लेम इन दोनों में से ही कोई एक होनी चाहिए। जीएन के पास जो हेवनली फ्लेम थी वो 2 हेवनली फ्लेम के मिलने से बनी हुई थी। ऐसे में वो भी जब यूनर की हेवनली फ्लेम के सामने कांप रही थी तो जीएन समझ गया था कि यूनर के पास जो हेवनली फ्लेम है
वो टॉप 10 हेवनली फ्लेम में से कोई एक होगी। और टॉप 10 हेवनली फ्लेम में ऐसी 2 ही हेवनली फ्लेम थी जो गोल्डन रंग की थी। इसलिए ज़ियान ने ये अंदाज़ा लगाया था, मगर वो भी अभी ये कन्फर्मली नहीं कह सकता था कि असल में यूनर के पास कौन सी हेवनली फ्लेम है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।